नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार ने चीन को दिया मुंह तोड़ जवाब। ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों आए एक साथ और अब चीन की उड़ चुकी है नींद। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन की ओर से बुलाई सुरक्षा परिषद की बैठक का कर दिया बहिष्कार, जिसके बाद चीन को बड़ा झटका। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को झटका। चीन ने पाकिस्तान को और कर्ज देने से मना कर दिया, जिसके बाद अब सीपीईसी को बड़ा झटका लगा है और चीन के सपने टूट चुके हैं और यहां पर बड़ा नुकसान चीन को होते नजर आ रहा है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने को ऑस्ट्रेलिया और भारत है तैयार। जी हां दोस्तों, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन अक्सर अपने पड़ोसियों और अपने विरोधियों पर दबाव बनाने और उनका उत्पीड़न करने के लिए ग्रे जोन वॉरफेयर का इस्तेमाल करता है। ग्रे जोन वॉरफेयर का अर्थ ऐसी कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य चालों से है जिसे एक्ट ऑफ वॉर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसे एक बड़े पैमाने का सैन्य आक्रामकता जरूर कहा जा सकता है। लद्दाख में घुसपैठ से लेकर ऑस्ट्रेलिया पर आर्थिक युद्ध थोपना और ताइवान की एयर स्पेस में से अपनी अवैध फ्लाइट्स ऑपरेट करना, चीन की ये ऐसी कुछ चालें हैं जो उसके ग्रे जोन वॉरफेयर का ही हिस्सा है। हालांकि भारत और ऑस्ट्रेलिया इससे निपटने के लिए पिछले काफी समय से तैयारी कर रहे हैं। दरअसल हालिया मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऑस्ट्रेलिया की सेना पिछले वर्ष से ही चीन के ग्रे जोन वॉरफेयर का मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर रही है। पिछले वर्ष ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस फोर्सेस को संबोधित करते हुए ऑस्ट्रेलिया के मेजर जनरल और पूर्व स्पेशल फोर्स कमांडर एडम फिनलैंड ने कहा था कि हम पहले ही चीन के ग्रे जोन वॉरफेयर का मुकाबला कर रहे हैं। उसका जवाब देने के लिए हमें पारंपरिक थल, जल और वायुसेना का ही प्रयोग नहीं करना होगा, बल्कि स्पेस और साइबर वॉरफेयर का भी जवाब देना होगा। पिछले वर्ष कमांडर एडम फिनलैंड के दिए बयान को मीडिया में ऐसे वक्त में लीक किया गया है जब ऑस्ट्रेलिया और चीन ताइवान मुद्दे पर एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं। पिछले दिनों ही ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर डटन ने कहा था कि ताइवान को लेकर ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच सैन्य गतिरोध देखने को मिल सकता है। उन्होंने यह भी कहा था कि ऑस्ट्रेलिया साइबर स्पेस में पहले ही चीन आक्रामकता का शिकार बन रहा है। कुल मिलाकर चीन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ग्रे जोन वॉरफेयर छेड़ा हुआ है, जिसके खिलाफ ऑस्ट्रेलिया अपनी तैयारी पूरी कर रहा है। कमांडर एडम फिनलैंड ने पिछले वर्ष कहा था, हमें पश्चिमी पैसिफिक और एशियन में अपनी मौजूदगी बनानी होगी और चीन की चुनौती से निपटना होगा। हालांकि चीन की ग्रे जोन वॉरफेयर नीति से निपटने की तैयारी कर रहा ऑस्ट्रेलिया इस कोशिश में अकेला नहीं है। पिछले वर्ष भारत के सेनाध्यक्ष नरवणे ने भी स्पष्ट किया था कि भारत इस तरह की चालों से निपटने के लिए अपने उत्तर और पश्चिमी बॉर्डर पर ग्रे जोन वॉरफेयर नीति अपना सकता है। करते हैं अगली खबर की तरफ। विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन की ओर से बुलाई सुरक्षा परिषद की बैठक का किया बहिष्कार। जी हाँ दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन द्वारा बुलाई गई मंत्री स्तरीय उच्च स्तरीय सुरक्षा परिषद की बैठक का बहिष्कार किया है। चीन इस महीने इस निकाय का अध्यक्ष है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने शुक्रवार को बहुपक्षवाद पर उच्च स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसकी अध्यक्षता चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने की थी। भारत और चीन के बीच तनाव के कारण जयशंकर ने बैठक में भाग नहीं लिया। वहीं सुरक्षा परिषद के अन्य 14 सदस्यों ने मंत्री स्तर के अधिकारियों को वर्चुअल बैठक में भेजा। बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस प्रधानमंत्री राल्फ गोंसाल्वेज ने भाग लिया। 7 अन्य देशों ने अपने विदेश मंत्रियों को बैठक में भेजा, जिनका औपचारिक शीर्षक इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी अपहोल्डिंग मल्टीलेटरिज्म एंड यूएन सेंटर्ड इंटरनेशनल सिस्टम था। वह देश जो महीने के लिए परिषद की अध्यक्षता करता है, वह विशेष रुचि के विषयों पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करता है। उसे सिग्नेचर इवेंट कहा जाता है। चीन फिलहाल इसकी अध्यक्षता कर रहा है। अफ्रीका और कोविड-19 पर शांति रक्षकों की सुरक्षा में सुधार पर चीन 2 और हस्ताक्षर बैठकों की योजना बना रहा है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फरवरी में ब्रिटेन द्वारा बुलाए गए जलवायु परिवर्तन पर उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया था और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से बातचीत की थी। चीन, फ्रांस और रूस सहित कुछ देशों ने मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि नहीं भेजे, जो केवल उनके स्थायी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उस दौरान भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने बैठक में भाग लिया। अगस्त में परिषद की अध्यक्षता करने पर भारत को अपने हस्ताक्षर कार्यक्रम आयोजित करने का मौका मिलेगा। श्रृंगला ने शुक्रवार को परिषद में अपने भाषण में कहा कि भारत ने 150 से ज्यादा देशों को कोविड-19 टीके, फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण प्रदान किए। उन्होंने कहा, दोस्ती और एकजुटता की इसी भावना में हम उन लोगों की गहरी प्रशंसा करते हैं जो हमें कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को प्रदान करने के लिए आगे आए हैं। वर्तमान में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से सामना करने में हमारी मदद कर रहे हैं।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को झटका। चीन ने पाकिस्तान को और कर्ज देने से किया मना। जीडीपी का 87% हुआ कर्ज। जी हां दोस्तों, चीन को पाकिस्तान अब तक अपना सबसे बड़ा बैंक समझता था, जहां से जितनी मर्जी वो पैसे निकाल लिया करता था। लेकिन अब चीन ने भी पाकिस्तान को बढ़ते कर्ज के लिए दुत्कारना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में प्रोजेक्ट चाहे कोई भी हो, उसे बनाने के लिए चीन से कर्ज आता है। लेकिन अब चीन ने पाकिस्तान पर भारी कर्ज को देखकर और कर्ज देने से इनकार करने लगा है। पाकिस्तानी अखबार द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में एक रेल प्रोजेक्ट के लिए $6 बिलियन यानी 6 अरब रुपए खर्च होने हैं, जिसका अप्रूवल देने से चीन इनकार कर रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान का ये रेल लाइन प्रोजेक्ट चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है, फिर भी चीन ने पाकिस्तान को और कर्ज देने से मना कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान ने अपने रेल लाइन प्रोजेक्ट के लिए चीन के पास $6 अरब कर्ज देने के लिए आवेदन दिया था। इन पैसों से ML1 रेल लाइन ट्रैक का बिछाने का काम होना था और ये प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत ही आता है। इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ने अप्रूव कर दिया था। इस पहले इस प्रोजेक्ट की लागत $9 बिलियन पहुंच गई थी, मगर बाद में इसे कम करके $6.8 बिलियन कर दिया गया था। इस प्रोजेक्ट को फाइनल करने के लिए पाकिस्तान ने इसे चीन को भेज दिया, क्योंकि चीन की तरफ से ही पाकिस्तान को पैसा मिलना था। लेकिन पाकिस्तान अखबार के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को इतना भारी भरकम कर्ज देने से मना कर दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। RDIF का दावा, स्पुतनिक V लाइट वैक्सीन कोरोना के सभी स्ट्रेन पर असरदार, सिंगल डोज से काम तमाम। जी हां दोस्तों, रूस में स्पुतनिक V वैक्सीन के निर्माताओं ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सिंगल डोज की स्पुतनिक लाइट वैक्सीन ने कोविड-19 के खिलाफ 79.4% प्रभावकारिता का प्रदर्शन किया है। यह कोरोना के सभी नए स्ट्रेन के खिलाफ काफी असरकारक साबित हुई है। RDIF का दावा, विदेश में वैक्सीन की मार्केटिंग करने वाले प्रभावशाली और खास दर्जा रखने वाले वेल्थ फंड रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के अनुसार स्पुतनिक लाइट स्पुतनिक V कोरोना वायरस वैक्सीन का पहला घटक है। यह रिकम्बाइनेड ह्यूमन एडिनो वायरस सीरोटाइप नंबर 26 है, सिंगल डोज ही असरदार। RDIF ने एक बयान में कहा है कि स्पुतनिक लाइट वैक्सीन लगाने के 28 दिन बाद संकलित किए गए आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार सिंगल डोज की स्पुतनिक लाइट वैक्सीन ने 79.4% प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया है। 2 डोज में लगाई जाने वाली कई वैक्सीन की तुलना में स्पुतनिक लाइट वैक्सीन की प्रभावशीलता की दर करीब 80% ज्यादा है। वायरस के सभी नए स्ट्रेन पर प्रभावी प्रयोगशाला परीक्षण के दौरान गामलेया सेंटर द्वारा जैसा प्रदर्शित किया गया है, उसके अनुसार स्पुतनिक लाइट वैक्सीन कोरोना वायरस के सभी नए स्ट्रेन के प्रभावी साबित हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अचानक बदले मौसम के बाद दिल्ली NCR समेत देश के कई राज्यों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान देश के 15 से ज्यादा राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग की माने तो देश के कई राज्यों में आज को बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। कहीं कहीं तेज बारिश भी हो सकती है। वहीं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली NCR और उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी व बादलों की गरज के साथ बारिश की संभावना है। झारखंड का मौसम विभाग के अनुसार 10 मई तक झारखंड की राजधानी रांची व आसपास के इलाकों में आकाश में बादल छाए रहेंगे, जबकि कहीं कहीं गर्जन के साथ बारिश भी होने के आसार हैं। विभाग ने 11 मई से आकाश साफ रहने व मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। पूरे राज्य में इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा आदि इलाके में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण इसका असर झारखंड पर पड़ा है। बिहार का मौसम, बिहार में तेज गर्मी के बाद अब पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला नजर आ रहा है। पिछले 4 दिनों से यहां आंधी और बारिश की स्थिति बनी हुई है। वहीं अगले 2 दिनों तक अभी ऐसे ही मौसम के आसार बने हुए रहेंगे। सूबे के पूर्वी भाग में अगले 24 घंटे में मेघ गर्जन के साथ बारिश और ओले गिरने के आसार हैं। वहीं राज्य के प्रमुख शहरों का तापमान सामान्य से भी नीचे दर्ज दिया गया है। मानसून की बारिश सामान्य, देश में इस बार मानसून की बारिश सामान्य होगी, जो एक अच्छी खबर है। केरल में मानसून अपने सामान्य समय पर यानी 1 जून से करीब पहुंच जाएगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के प्रस्तुत पूर्वानुमान की माने तो केरल में मानसून का अपने सामान्य समय पर इस साल दस्तक होगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के खिलाफ भारत सफल रहा नया गठबंधन बनाने में, ये आए साथ। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर लंदन में जाकर भारत के सामरिक हितों के लिहाज से एक नया गठबंधन आकार देने में सफल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक चीन को चुनौती देने के लिए हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में मित्र देशों का नया गठबंधन आकार ले रहा है। दोनों महासागरों में स्वतंत्र और नियमों के अनुरूप आवागमन के लिए भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर काम करने का फैसला किया है। इस बाबत तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने बैठक की है और संयुक्त बयान भी जारी किया। उल्लेखनीय है कि चीन इसी क्षेत्र में दक्षिण चीन सागर के बड़े हिस्से पर कब्जा कर उसे अपना क्षेत्र बता रहा है। उसने क्षेत्र के छोटे देशों के समुद्री इलाकों पर कब्जा कर रखा है और उन्हें जब तक धमकाता रहता है। इन बातों पर बनी सहमति
बताया गया है कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, फ्रांसीसी विदेश मंत्री जीन वेस ली ड्रायन और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मॉरिस पायने ने लंदन में विचार विमर्श के बाद तीनों देशों का कार्यदल बनाने पर सहमति जाहिर की। तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में नियमों के अनुरूप समुद्री और आकाशीय आवागमन पर जोर दिया। साथ ही क्षेत्र में लोकतांत्रिक और संप्रभुता की सोच का सम्मान किए जाने की भी आवश्यकता जताई। इस सिलसिले में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान को समर्थन देने का संकल्प जाहिर किया गया। रूस को छोड़ बाकी देश आ रहे एक साथ। उल्लेखनीय है कि चीन इस क्षेत्र में दक्षिण चीन सागर के बड़े हिस्से पर कब्जा कर उसे अपना क्षेत्र बता रहा है। उसने क्षेत्र के छोटे देशों के समुद्री इलाकों पर कब्जा कर रखा है और उन्हें जब तक धमकाता रहता है। इसीलिए रूस को छोड़कर दुनिया के सभी प्रमुख देश पिछले कई वर्षों से हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र और नियमों के अनुरूप आवागमन की आवश्यकता जता रहे हैं, लेकिन चीन की मनमानी कम नहीं हो रही। तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने कोविड-19 के कारण दुनिया के सामने पैदा चुनौती से निपटने के लिए आपसी सहयोग मजबूत करने पर भी जोर दिया। दोनों देशों ने कोरोना संक्रमण से बचाव वाली वैक्सीन की दुनिया के देशों में आपूर्ति करने के भारत के कदम की रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी ने की ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री से बात, कोरोना महामारी को लेकर हुई चर्चा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ आज टेलीफोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार और जनता द्वारा बड़े पैमाने पर भारत को त्वरित एवं उदार सहायता देने के लिए उनकी प्रशंसा की। दोनों नेताओं ने वैश्विक स्तर पर कोविड से निपटने के लिए टीके एवं दवाओं की सस्ती और न्यायसंगत पहुंच को सुनिश्चित करने की जरूरत पर सहमति व्यक्त की। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने अस्थायी तौर पर छूट के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा WTO में की गई एक पहल पर ऑस्ट्रेलिया का समर्थन मांगा। उन्होंने पिछले वर्ष हुए वर्चुअल सम्मेलन के बाद भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति का उल्लेख करते हुए भविष्य में भी सहयोग को मजबूत करने एवं लोगों से लोगों के बीच संबंध को प्रोत्साहित करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था एवं मुक्त, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक साथ काम करने के महत्व को दोहराया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जल, नभ और थल सेना ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में संभाला मोर्चा। पीएम मोदी ने तारीफ में कही यह बात। जी हां दोस्तों, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारी सेनाएं जी जान से जुटी हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ट्वीट किया कि जल, थल और नभ हमारे सशस्त्र बलों ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रधानमंत्री का ट्वीट राजनाथ सिंह के ब्लॉग पोस्ट पर आया है, जिसमें राजनाथ ने बताया कि भारतीय आर्मी, नेवी और एयरफोर्स किस प्रकार से कोविड के खिलाफ लड़ाई में अपना योगदान दे रही है। आज दुनिया जिसे अब तक का सबसे बड़ा संकट बता रही है, उसके खिलाफ लड़ाई में सेना का योगदान सराहनीय है। सशस्त्र बलों के अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा, कोविड राहत के लिए पूर्ण वार मोड में काम कर रहे हैं। वे आने वाले हफ्तों और महीनों में महामारी की दूसरी लहर से निपटने में मदद करने के लिए एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। पीएम मोदी ने भी 26 अप्रैल के बाद से अब तक सेना प्रमुखों के साथ 3 बार बैठकें की हैं। ऑक्सीजन की मांग का पूरा करने के लिए सेना न केवल देशों के विभिन्न हिस्सों में बल्कि विदेशों से भी मदद लाने का काम कर रही है। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए वायुसेना के विमान हर दिन कई घंटे उड़ान भर रहे हैं। देश में खाली कंटेनरों को डिपो तक पहुंचाना हो या विदेशों से क्रायोजेनिक टैंकरों को भारत लाना हो, वायुसेना के जवान इसमें भिड़े हुए हैं। वहीं नौसेना भी सप्लाई को सुदृढ़ बनाने के लिए समंदर में मीलों का सफर तय कर रही है। सेना के अस्पतालों को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। सेना के लिए काम करने वाला संगठन रक्षा एवं अनुसंधान परिषद देश भर में 500 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के काम में दिन रात जुटा है। फाइटर जेट तेजस की तकनीक वाले ऑक्सीजन संयंत्रों को स्थापित करने का काम लगातार जारी है। कई अस्पतालों में संयम लगा भी दिए गए हैं। इस राज्यों में तो अस्पतालों के संचालन का काम भी सेना के हवाले कर दिया गया है। इतना ही नहीं, DRDO कई बड़े शहरों में बेड की कमी के बीच अस्थायी कोविड अस्पताल भी कम समय में तैयार करके दे रहा है। वायुसेना ने ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए अपने 8 C-17 ग्लोबमास्टर 3rd विमान, 4 IL-76S, 10 C-130J सुपर हरक्यूलिस विशेष परिचालन विमान, 20 AN-32 परिवहन विमान, 10 डोर्नियर विमान और 20 हेलीकॉप्टर को कामों पर लगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत के लिए एस्ट्राजेनेका के 3 करोड़ टीके जारी करे बाइडेन प्रशासन। भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टरों का आग्रह। जी हां दोस्तों, भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टरों के एक समूह ने शुक्रवार को बाइडेन प्रशासन से आग्रह किया कि कोविड-19 की दूसरी लहर का सामना कर रहे भारत के लिए एस्ट्राजेनेका के टीके की कम से कम 3 करोड़ खुराक जारी की जानी चाहिए। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे बड़े संगठन द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंडियन ऑरिजिन ने सभी 100 सीनेटरों को परिपत्र लिखा है और भारत के लिए मदद बढ़ाने में उनका सहयोग मांगा है।
AAPI ने कहा कि वह व्हाइट हाउस के अधिकारियों के साथ काम कर रहा है और प्रशासन से भारत के लिए अत्यावश्यक टीके भेजने का आग्रह कर रहा है, जिससे कि वहां वायरस के प्रसार को रोकने में मदद मिल सके। संगठन की कानूनी इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर संपत शिवांगी ने कहा, वर्तमान में भारत कोविड-19 रोधी टीकों की गंभीर कमी का सामना कर रहा है। एस्ट्राजेनेका इस महीने FDA की मंजूरी के बाद 6 करोड़ टीके जारी करने जा रही है। अमेरिका सरकार से हमारा आग्रह है कि कम से कम 3 करोड़ टीके भारत को जारी किए जाएं। AAPI के अध्यक्ष डॉक्टर सुधाकर जोनालगड्डा ने एक बयान में कहा, हम भारत को व्यापक चिकित्सा एवं सहयोग उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध हैं, जिसकी भारत को इस समय आवश्यकता है। डॉक्टरों का यह संगठन महामारी से लड़ाई में भारत की मदद के लिए अब तक $26 लाख की राशि जुटा चुका है और देश को 1000 ऑक्सीजन सांद्रक भेज चुका है तथा इतने ही और ऑक्सीजन सांद्रक भेजने की प्रक्रिया में है। संगठन ने मास्क और अन्य सहायता भी भारत को भेजी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक में कड़ी शर्तों के साथ 10 मई से 2 हफ्तों का लॉकडाउन, येदियुरप्पा सरकार का ऐलान। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफे के बीच कर्नाटक में लॉकडाउन 24 मई तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। राज्य में इस बार लॉकडाउन को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अधिक सख्ती बरतने का फैसला लिया गया है और इसके लिए नियम कड़े कर दिए गए हैं। BS येदियुरप्पा सरकार की ओर से कहा गया है कि 10 मई के सुबह 6 बजे से 25 मई के सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। कर्नाटक में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 49,058 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 17,90,104 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 328 मरीजों की मौत के बाद प्रदेश में इस संक्रमण के चलते जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 17,212 हो गई। बेंगलुरु शहरी क्षेत्र में ही संक्रमण के 23,706 नए मामले सामने आए, जबकि 139 मरीजों ने दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कर्नाटक में इस समय कोरोना के 5,17,075 एक्टिव केस हैं। राज्य में बीते 24 घंटे में 18,943 लोग ठीक हुए और अब तक 12,55,797 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में बृहस्पतिवार 1,64,441 नमूनों की जांच की गई। अब तक 2.65 करोड़ नमूनों की जांच हो चुकी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने आज कुछ समय पहले ही कहा था कि अगर लोग सहयोग नहीं करेंगे तो कोविड-19 के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाना अनिवार्य हो जाएगा। उन्होंने कोरोना वायरस के मामले चिंताजनक रूप से बढ़ने पर चिंता जताते हुए कहा था, लोग सही तरीके से जनता कर्फ्यू का पालन नहीं कर रहे हैं, वे हमारी चेतावनियों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, इसलिए लॉकडाउन लगाना जरूरी हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा था, अगर लोग चाहते हैं कि सख्त कदम न उठाएं तो उन्हें मास्क पहनकर और शारीरिक दूरी का पालन करते हुए सहयोग करना होगा। ऑक्सीजन संकट के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा था कि वह ईमानदारी से मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अस्पताल में बिस्तर दिलाने के अनुरोध के साथ कोविड मरीजों और उनके रिश्तेदारों का मुख्यमंत्री आवास और विधान सौध आने से जुड़े सवाल पर येदियुरप्पा ने कहा कि यह अनुचित है और लोगों को यह रोकना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। म्यांमार की जनता ने चीन को दिखाया दम, BRI प्रोजेक्ट को दिया बड़ा झटका, बंद होगा पाइपलाइन प्रोजेक्ट। जी हां दोस्तों, म्यांमार में तानाशाही सैन्य शासन को सपोर्ट करने वाले चीन को म्यांमार की जनता के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है और अब नतीजा ये हो रहा है, चीनी कंपनियां म्यांमार से अपना बोरिया बिस्तर समेटने का मन बना रही है। म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ अब भी भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है और 1000 से ज्यादा लोग सैन्य शासन का विरोध करते हुए अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं चीन के खिलाफ म्यांमार में सबसे ज्यादा गुस्सा है और उसका असर चीन की कंपनियों पर पड़ रहा है। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की ऊर्जा कंपनियां अब म्यांमार में अपना पावर प्लांट बंद करने का मन बना रही हैं। म्यांमार में 1 फरवरी को सैन्य शासन लगा था और वहां की सेना ने चुनी हुई सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था और उसके बाद से ही लगातार जनता सड़कों पर है। वहीं लोगों का गुस्सा चीन पर काफी ज्यादा है। लोगों का कहना है कि चीन म्यांमार की तानाशाही सैन्य शासन को मदद कर रहा है और लोगों का गुस्सा चीनी कंपनियों पर फूट रहा है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक म्यांमार के लोगों के भारी विरोध ने चीनी कंपनियों को म्यांमार से निकालने के लिए मजबूर कर दिया। लोग चीन के सामान को बिल्कुल नहीं खरीद रहे हैं तो चीन की कंपनियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार और चीन के बीच हर दिन $16 मिलियन का बॉर्डर व्यापार होता है। वहीं म्यांमार में चीन 800 किलोमीटर लंबे 2 गैस और तेल पाइपलाइन बिछा रहा है, जिसका जमकर म्यांमार में विरोध हो रहा है। गैस पाइपलाइन से जहां 12 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस की सप्लाई हर साल की जानी है, वहीं तेल पाइपलाइन से 22 मिलियन टन तेल हर साल भेजने की प्लानिंग। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। माउंट एवरेस्ट पर कई पर्वतारोही मिले कोरोना संक्रमित, आंकड़ों को छिपा रही है नेपाल सरकार। जी हां दोस्तों, देश के अंदर शहरों और ग्रामीण इलाकों में कोरोना की दहशत के बाद अब ये वायरस माउंट एवरेस्ट तक पहुंच गया है। दरअसल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी अब कोरोना से सेफ नहीं हो रही है। नेपाल में एक बेस कैंप के अंदर कई पर्वतारोही इस वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि नेपाल सरकार ने ऐसे दावों को खारिज किया है। आपको बता दें कि माउंट एवरेस्ट पर पहला कोरोना का केस अप्रैल के अंत में सामने आया था।
माउंटेनियरिंग एसोसिएशन ने की 4 मामलों की पुष्टि। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक नेपाल माउंटेनियरिंग एसोसिएशन ने बेस कैंप के अंदर कोरोना के 4 पॉजिटिव मामले की पुष्टि की है। इसमें 3 तो पर्वतारोही हैं और एक स्थानीय गाइड है। हालांकि एक पर्वतारोही ने पिछले हफ्ते बताया कि 30 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर के जरिए इन लोगों को काठमांडू लाया गया है। कोरोना के नए मामलों को छिपा रही है नेपाल सरकार। आपको बता दें कि बीते 19 अप्रैल को बेस कैंप में एक पर्वतारोही रोजिता अधिकारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उन्होंने ट्वीट कर बताया था कि मेरे संक्रमित होने के बाद कई और लोग भी कोरोना पॉजिटिव निकले थे, लेकिन नेपाल सरकार इस बात से इनकार ही करती आ रही है। मेरे समझ में नहीं आता कि सरकार सच्चाई को क्यों छिपा रही है। रोजिता अधिकारी ने आगे कहा कि कैंप के अंदर मैंने कई बीमार लोगों को देखा है, उनके बाद उन्हें बाद में एक होटल के अंदर आइसोलेट रखा गया था। आपको बता दें कि नेपाल सरकार माउंट एवरेस्ट पर कोरोना के मामलों को इसलिए छुपा रही है क्योंकि नेपाल को राजस्व का बड़ा हिस्सा पर्यटन से ही मिलता है। साथ ही देश में कई लोग जीविका के लिए पर्वतारोहण पर भी निर्भर है। ऐसे में अगर कोरोना की बात बाहर आती है तो सरकार के राजस्व और लोगों के काम धंधे पर गंभीर असर पड़ेगा। आपको बताएं कि बीते साल लागू हुई पाबंदियों के बाद इस साल नागरिकों ने बेहतर हालात की उम्मीद की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बेकाबू होकर पृथ्वी की तरफ बढ़ता चीनी रॉकेट, पहली तस्वीर में दिखा खतरनाक मंजर, न्यूयॉर्क सिटी पर गिरने की आशंका। जी हां दोस्तों, चीन के बेकाबू होकर पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट की पहली तस्वीर जारी कर दी गई है। इटली आधारित वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट ने इस लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के कोर स्टेज की तस्वीर को कैमरे में कैद किया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।